हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। लर्न विद मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने जीएस पेपर 1 के लिए प्रीवियसली देखा था। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है आज का, क्योंकि आई हैव सिलेक्टेड 8 और 9 क्वेश्चंस फॉर जीएस पेपर 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन, जो कि 18 जुलाई 2021 को आपका होने वाला है। सो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने पार्ट 1 शूट किया था। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके सामने है। और आज के जो 8 और 9 जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले सारे क्वेश्चंस। सो आप कंप्लीटली वॉच करना। इन यहाँ पे हम नॉट ओनली टू डिस्कस द आंसर्स, बट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी उस मॉड्यूल में जो भी एक्स्ट्रा है वो हम देखेंगे। उससे कुछ क्वेश्चंस बनते या नहीं बनते वो भी हम देखेंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी डेटा आपको मिलेगा वो आप हाईलाइट करके रख लेना। सो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। सो लुक एट हेयर, जस्ट take a note for question number 1. Okay, so consider the following statement regarding plagiarism. So plagiarism is, first sentence, using intellectual property of others without their permission. Okay, statement 1 is given. Second statement is, it is ethically incorrect. So plagiarism के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि क्या हो सकता है। यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स विदाउट देयर परमिशन। वेट, ओके, तो क्या हो सकता है। पहले मैं आपको प्लेगरिज्म के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि प्लेगरिज्म इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज, ओके, एज यूर ओन, सो विथ और विदाउट देयर कंसेंट, ओके, बाय इनकॉर्पोरेटिंग टू यूर वर्क। तो प्लेगरिज्म में क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी और का जो बनाया हुआ है वो आप खुद लेते हो, जो डेटा रहता है वो आप खुद लेके प्रेजेंट करते हो। तो ये सारा प्लेगरिज्म में कॉपी करने का चांसेस रहता है कि आप क्या करते हो, एनी कंटेंट। अभी वो प्लेगरिज्म कैसे होता है कि इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। उसके टाइप्स वेरियस टाइप्स रहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म होता है, सेल्फ प्लेगरिज्म होता है, कुछ बार एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि वो हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है। दैट इज योर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। ओके, सो बिफोर गोइंग टू सिलेक्ट दैट ऑप्शंस, आई वुड लाइक टू गिव दिस की पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म की डेफिनेशन तो आपको सबको पता है, इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज यूर ओन, ओके, विथ और विदाउट देयर कंसेंट, दैट इज द प्लेगरिज्म। ओके, ये अवॉइड करना रहता है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो साइंटिफिक वर्क के लिए भी यूज होता है। राइटिंग, जैसे कि राइटिंग के अलावा कहाँ कहाँ पे प्लेगरिज्म यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। राइटिंग के अलावा प्लेगरिज्म आर्ट में भी चेक होता है, म्यूजिक में भी चेक किया जाता है, कंप्यूटर कोड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैथमेटिक्स सेक्शन में भी प्लेगरिज्म चेक होता है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक वर्क तो रहता है, राइटिंग तो भी रहते हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देखो, यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है दूसरों का, वो हम यूज नहीं कर सकते। तो प्लेगरिज्म के बारे में स्टेटमेंट 1 तो प्रॉपरली सही कहा है। इट इज बाय डेफिनेशन इट इज टोटली करेक्ट, इट इज इथिकली इनकरेक्ट। तो प्लेगरिज्म इज इथिकली इनकरेक्ट। हमें प्लेगरिज्म नहीं करना है, हमें किसी और का बनाया हुआ डेटा चुराना नहीं है और वो प्रेजेंट नहीं करना है। ओके, तो इट इज इथिकली इनकरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा भी प्लेगरिज्म के बारे में पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आ जाता। और बात करूँ तो ऑप्शन बोथ 1 और 2 दोनों भी इसमें सही होंगे। सो आंसर इज योर सी। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैं बात करूँगा कि ये सी 2017 सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज हुआ था उसमें से ये क्वेश्चन था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब मैं थोड़ा विजिटल सेकंड क्वेश्चन को
देखते, स्क्रीन को एडजस्ट करूँ मैं, वेट, ओके। सो अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, विस्टल ब्लोइंग इज, ओके, whistle blowing, this is a very hot concept, okay, once you know what is whistle blowing you can easily tick mark the options. So whistle blowing के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि whistle blowing में क्या होता है। whistle blowing is related to that kind of work that you have to expose, okay, of abuses for प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जो भी जैसे कि जो भी अनइथिकल हो रहा है उसको एक्सपोज करना है हमें, ताकि उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, आपका खुद का इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। सो अगर ऑप्शन देखा जाए इसके लिए मैं आपको थोड़ा और बहुत बताना चाहूँगा, एक्सपोजर ऑफ अब्यूजेस फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बी ऑप्शन पढ़ो, एक्सपोजर ऑफ अब्यूजेस फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। थर्ड, एक्सपोजर ऑफ अब्यूजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गेन्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें किसी का ऑर्गेनाइजेशनल का गेन नहीं होना चाहिए, पर्सनल गेन तो नहीं होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक्सपोज नहीं करना है। विस्टल ब्लोइंग मतलब ध्यान आकर्षित करना, अगर कोई गलती कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रहे हैं किसी पर्सन की वजह से, तो हमें वो एक्सपोज करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विस्टल ब्लोइंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ विस्टल ब्लोइंग के बारे में, डी ऑप्शन हम पढ़ते हैं, एक्सपोजर ऑफ अब्यूजेस एज एन वेगन, ओके। सो चारों ऑप्शंस आपने देख लिए। तो विस्टल ब्लोइंग के बारे में थोड़ा सा बात कहूँगा यहाँ पे कि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी। सो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में विस्टल ब्लोइंग के बारे में क्या बताता है, अ विस्टल ब्लोअर इज अ पर्सन हु रिवेल्स रॉन्ग डूइंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक और टू दोज इन द पोजिशन ऑफ एन अथॉरिटी, ओके। सो जो भी रॉन्ग डूइंग चीज़ें हो रही है वो हमें एक्सपोज करना है, उसमें आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सपोजर ऑफ अब्यूजेस फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। अभी मैं इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि विस्टल ब्लोइंग्स में कौन से टाइप्स आते हैं। ध्यान आकर्षित करना, इसका सबसे इजी मीनिंग अगर आपको लेना है तो विस्टल ब्लोइंग इज नथिंग बट ध्यान आकर्षित करना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हमें वैसे करने से रोकना है और यही हमें एक्सपोज करना है पब्लिक के सामने, ताकि जो आपका पब्लिक का इंटरेस्ट है उसमें लाना है, कोई किसी भी अनइथिकल वर्क को हमें रोकना है, तो उस चीज़ के बारे में विस्टल ब्लोइंग बात करता है। तो ये इंटरनल विस्टल ब्लोइंग भी रहता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो ये इंटरनल विस्टल ब्लोइंग कहा जाता है। अगर एक्सटर्नल विस्टल ब्लोइंग दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ये, ओके। सो ये सारी चीज़ें विस्टल ब्लोइंग के बारे में। तो अगर सही ऑप्शन पिक करना है तो एक्सपोजर ऑफ अब्यूजेस फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। समाज के हित के लिए जो होना चाहिए, उसमें खुद का हित नहीं होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट नहीं, ओके। सो पब्लिक इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी बताई आपको कि डेफिनेशन भी बताया, जैसे कि अमेरिकन हेरिटेज ने जो डेफिनेशन दिया है सेम डेफिनेशन यही है। टाइप्स ऑफ विस्टल ब्लोइंग भी बताया मैंने आपको क्या क्या रहते हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते, थर्ड क्वेश्चन, ओके। सो ये प्रॉब्लम हमेशा आ रही है स्क्रीन में, ओके। स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया मैंने। चलो अभी हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है। पहले ही मैंने बात किया है, दिस इज नॉट अ डिस्कशन ऑफ ओनली आंसर्स, दिस इज अ डिस्कशन विथ अ गुड इंफॉर्मेटिव knowledge with you, so as you can pick up that information data. If the question arises from anywhere on that topic, you can easily adapt that question and finally tick mark that question. That is the purpose. So let's check what is greenhouse here pe. So greenhouse gases increase the earth's surface temperature. The sentence 1, statement 1. Second statement, greenhouse gases help to retain the incoming heat energy from the sun.
ओके। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट 1 और 2 में आता है तो आपको पता होता है कि स्टेटमेंट 1 ए ऑप्शन क्या है, बी क्या है। तो अगर ग्रीन हाउस के बारे में बात करूँ, सो ग्रीन हाउस किसने इन्वेंट किया था, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे विल आस्क डेफिनेटली हु इज द इन्वेंटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। So the word greenhouse gases was coined by Joseph Fourier. That is the scientist Joseph Fourier. Okay, that has been invented greenhouse gases. So greenhouse gases कौन से होते हैं, तो this is the concept of greenhouse gases derived from a glass house. कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्लास हाउस विच वेयर कंस्ट्रक्टेड इन अ पोलर रीजन। ग्लास हाउस से ये जो आइडिया हुआ है ग्रीन हाउस का, ये वहाँ से आया है। तो ग्लास हाउस में क्या होता है, दिस ग्लास हाउसेस इन पोलर एरियाज, ग्लास हाउस कहाँ पे रहते हैं, पोलर एरियाज, आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए ये ट्रांसपेरेंट रहता है, एंड ओपेक टू आउटगोइंग लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। तो इनकमिंग रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन जो रेडिएशन वहाँ से जाके आगे जाएंगे तो ओपेक आउटगोइंग जो रहते हैं वो लॉन्ग ओपेक रहते हैं, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस ओपेक सरफेस रहता है। जैसे इनकमिंग आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आउटगोइंग ओपेक सरफेस रहेगा। सो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपका जो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस टेम्परेचर हो वो बढ़ता है। तो देखो क्या यहाँ पे कहा है, सिंस ग्रीन हाउस गैसेस ऑल्सो वर्क इन द सेम वे, they are also transparent to incoming solar radiations and opaque to outgoing long wave terrestrial radiations, hence they raise the temperature of atmosphere। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो रही है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बढ़ाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो अगर मैं बात करूँ कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्रोलेबल गैसेस है और अनकंट्रोलेबल गैसेस है उनके बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। अगर मैं कंट्रोलेबल गैसेस की बात करूँ तो CO2 आता है, मीथेन आता है, CH4, CFS आते हैं, CFS इज नथिंग बट योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी सारी चीज़ें हैं। अभी मैं अनकंट्रोलेबल ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अगर आपसे पूछता हूँ, अनकंट्रोलेबल कौन से है, तो वाटर वेपर ये जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इन द फॉर्म ऑफ H2O, वाटर वेपर दैट इज अनकंट्रोलेबल, ओजोन दैट इज अनकंट्रोलेबल, दिस इज नॉट इन अवर हैंड। आपके हाथ में क्या है, CH4 आप रोक सकते हैं, CO2 आप रोक सकते हो, CFS आप रोक सकते हो, SF6 रोक सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड आप रोक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अगर मैं बात करूँ कौन से इफेक्ट्स होते हैं, तो CO2 फर्टिलाइजेशन ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। CO2 फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में नहीं अब बात कर सकता। अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग बोलूँ तो ये भी उसका ही इफेक्ट है, ग्रीन हाउस का ही इफेक्ट है। डिप्लीशन ऑफ योर ओजन लेयर इज द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, देखो ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, both statement 1 and statement 2 are individually true. Greenhouse gases are increase the earth surface temperature, सही है। Greenhouse gases are help to retain the incoming heat energy from the sun। क्यों होता है, रीज़न देखो इसका, ये रीज़न है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हेल्प टू रिटेन द इनकमिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। सो ये रीज़न भी प्रॉपर बन रहा है। सो स्टेटमेंट 1 और 2 तो इंडिविजुअली ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ग्रीन हाउस गैसेस हेल्प टू रिटेन इनकमिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रांसपेरेंट एक एग्जांपल दिया था कि क्या रहता है कि आपका जो ग्लास हाउसेस रहते हैं तो इनकमिंग जो रेडिएशंस आता है वो ट्रांसपेरेंट इनकमिंग रेडिएशन रहता है, सोलर रेडिएशन जो आते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, लेकिन जो आउटगोइंग रहते हैं वो ओपेक सरफेस रहता है उनके लिए। तो इसमें क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, आउटर सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे इट विल रिटेन योर इनकमिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, ये रिटेन करता है। सो आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना डिस्क्रिप्शन सफिशेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे क्वेश्चन देखो, विस्टल ब्लोइंग का क्वेश्चन अगेन आए। अभी अभी मैंने विस्टल ब्लोइंग के बारे में आपको सारी चीज़ें कवर किया था, सारी चीज़ें मैंने विस्टल ब्लोइंग के बारे में बता चुका हूँ आपको, और अभी ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, विस्टल ब्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इथिक्स फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल और द सोसाइटी। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इथिक्स तो है फॉर सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए ही होता है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड सेंटेंस, अ विस्टल ब्लोअर इज अ पर्सन हु रिवील्स wrongdoing within an organization to public or to those in the position of authority। अभी अभी मैंने यही डेफिनेशन आपको बताया था। तो देखो इसमें क्या, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओके, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। तो विस्टल ब्लोइंग के बारे में क्या हो सकता है यहाँ पे, आप बताओ, सोचना है आपको। Whistle blowing is an important part of ethics, such and safety and well-doing for individual and society, correct। अभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, तो ये डेफिनेशन सूट कर रहे हैं क्या अपर स्टेटमेंट को, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू सूट, बिकॉज विस्टल ब्लोअर इज द पर्सन हु रिवील्स रॉन्ग डूइंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पब्लिक और दोज इन द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। हमें वो स्टॉप करना है, हमें विस्टल ब्लोइंग करना है, हमें ध्यान आकर्षित करना है, ओके, ना कि हमारे खुद के इंटरेस्ट के लिए, बट द यूज ऑफ द सोसाइटी। सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दैट। सो विस्टल ब्लोइंग इज अ वेरी हॉट टॉपिक, सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज विस्टल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज some question from biology also, so take a note, which one of the following plants yield biodiesel or biofuels। यहाँ से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, इसके लिए कॉमन एग्जांपल है, आपको सीबीएसई बुक में से ये एग्जांपल पढ़ने को मिलेगा कि जट्रोफा जो रहता है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बायोडीजल और बायोफ्यूल्स के लिए यूज होता है। सो दिस जट्रोफा प्लांट will be going to use for biodiesels or biofuels। You have to remember the concept of jatropha that is used for biodiesels or biofuels। Okay, it is a very easy question। Now next question। Okay, so let's take this question, let's see what they ask here। Okay, so which of the following statement is false। which of the following statement is a false। यहाँ पे आपको आंसर भी दिखाया है स्क्रीन के ऊपर। सो देखो, फ्यूल सेल्स डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, तो ये बात सही है क्या, फ्यूल सेल्स में पोल्यूशन नहीं होता क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, सही है, फ्यूल सेल में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, देर इज नो पोल्यूशन इन यूजिंग द फ्यूल सेल्स, इट इज़ यूज इन अ स्पेसक्राफ्ट। डेफिनेटली पार्ट 1 हमने देखा था, वी हैव सीन पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने ये क्वेश्चन किया है आपसे कि स्पेसक्राफ्ट में कौन सा फ्यूल सेल यूज होता है और क्यों यूज होता है। सो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, आई थिंक 2019 या 2018 के पेपर में था। सो स्पेसक्राफ्ट में कौन सा फ्यूल सेल यूज होता है। So alkaline fuel cell is used in a spacecraft or military applications because of low temperature fuel cell। Solid oxides are the high temperature fuel cells। So ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराया है कि which one is a high temperature fuel cell। So solids of oxides is solid oxide fuel cell is a high temperature fuel cell and its temperature is raised up to 1100 degrees Celsius। अदर आर अ लो टेम्परेचर फ्यूल सेल। सो स्पेसक्राफ्ट में होने वाला यूज होने वाला फ्यूल सेल कौन सा है, अल्कलाइन फ्यूल सेल। सो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं हो सकता। फ्यूल सेल इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल का दूसरा नाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। ये बात सबको पता है, इस बात का तो हमें सबको पता है कि इस फ्यूल सेल को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं बताऊंगा आपको, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज 80 to 90%। ओ या दिस इज इफिशियंसी ऑफ योर फ्यूल सेल, इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। तो इफ़िशियंसी कितना रहता है आपका फ्यूल सेल का, अगर मैं बात करूँ इफ़िशियंसी आपका जो थियोरेटिकल इफ़िशियंसी रहता है वो 95% तक चला जाता है। थियोरेटिकल इफ़िशियंसी अगर यहाँ से बात करूँ तो 95% तक चला जाता है। लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूँ तो इसका इफ़िशियंसी, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इसका इफ़िशियंसी आपको नियर अबाउट 60 to 70% मिलेगा, 60 to 70% में मिलेगा। तो ये बात रॉन्ग हो रही है। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल 80 to 90% टोटली रॉन्ग, 60 to 70% रहेगा। और अगर मैं थेरोटिकल बात कर रहा है फ्यूल सेल का इफिशियंसी का तो 95% हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फ्यूल सेल में बहुत चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है आपको। अल्कलाइन फ्यूल सेल रिमेंबर करना, जो कि स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है। सो सेकंड क्वेश्चन, ओके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सो प्रोजेक्ट कैन बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग वेज बाय एक्सटिंकेशन दैट इज नथिंग बट एक्सटेंशन। ओके, किसी प्रोजेक्ट को अगर टर्मिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बाय स्टारवेशन कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। बाय सब्ट्रैक्शन, बाय इंटीग्रेशन। तो चलो देखते, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट इन द सेंस खत्म करना है उस प्रोजेक्ट को, नए प्रोजेक्ट की ओर चला जाना है। तो वो जो पहला प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस प्रोजेक्ट को हम किसी और प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, ऐड भी कर सकते हैं, या फिर वही प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट का नाम बदलकर कोई और प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है और वो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन, ये तो कंसेप्ट हो गया कि एक्सटेंड कर सकते हैं उसी पुराने प्रोजेक्ट को नए प्रोजेक्ट का नाम देकर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन इज नॉट द थिंग, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं रहता प्रोजेक्ट टर्मिनेटेड के बारे में। सब्ट्रैक्शन इज नॉट डेफिनेशन। ओके, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन के बारे में एक्सटिंकेशन रहता है, एडिशन रहता है, इंटीग्रेशन रहता है, उसके बाद सस्पेंशन रहता है, उसके बाद स्टारवेशन रहता है, इतनी ही चीज़ें आती है। तो पहला तो बता दिया। एडिशन में क्या हो सकता है कि कोई दो प्रोजेक्ट चल रहे साइमल्टेनियसली, तो दो प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट किया जा सकता है ऐड करके, और उस प्रोजेक्ट में कोई और प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से हो सकता है क्या, किसी एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से हम निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एडिशन आप कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट देयर इन अ प्रोजेक्ट टर्मिनेटेड टर्म। सो अगर सस्पेंशन भी रहता है। इंटीग्रेशन के बारे में बात करूँ, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन कैसे होता है, जैसे कि टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या रहता है, इज द स्टेटस व्हेन द रिसोर्सेस are taken from one project and that resources are going to use for the another project, that is nothing but your integration। किसी एक प्रोजेक्ट के रिसोर्सेस हम दूसरे जगह पे लेके जाके उस नए प्रोजेक्ट में वो रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी मैं बात करूँगा स्टारवेशन। तो स्टारवेशन क्या रहता है, ये क्या रहता है, दिस प्रोजेक्ट्स लैक्स ड्यू टू इनफ रिसोर्सेस यू हैविंग। If you don't have enough resources to run that particular project, then that is starvation due to a budget decrement। So budget decrement का जब भी बात होगा, resources कम रहेंगे, decrement in the resources due to the budget, that is nothing but project starvation। जब भी resources कम पड़ेंगे हम उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर मुझे चुनना है तो मैं करेक्ट ऑप्शन के लिए जा रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्शन छोड़ के सारी चीज़ें करेक्ट है। तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, A option is correct for that। So this is the thing, 1, 3 and 4। now next question की ओर चलेंगे। ओके, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अभी क्वेश्चन आ रहा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मटेरियल साइंस से बिलोंग करता है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं सेपरेट भी वीडियो बनाना चाहूँगा क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम बात नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिब्डेनम इज,
अभी यहाँ पे बात हो रही है मॉलिब्डेनम की। तो मॉलिब्डेनम के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहता है? फेस सेंटर क्यूबिक, ओके, बीसीसी रहता है, बीसीटी रहता है और एससीपी रहता है, इसमें से चूज करना है। सो मॉलिब्डेनम के लिए अगर वैनेडियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, उसके बाद अल्फा आयन है, उसके बाद गैमा फेराइट है, गैमा आयन है, अल्फा आयन, गैमा फेराइट, गैमा आयन, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम, इस सारे चीज़ों के लिए, इस सारे स्ट्रक्चर्स के लिए हम बीसीसी यूज़ कर लेते हैं। तो बीसीसी इज योर आंसर, ओके, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट इज यूज फॉर मॉलिब्डेनम। सो अल्फा आयन हो या फिर डेल्टा फेराइट हो या फिर डेल्टा आयन हो, इनके लिए भी मॉलिब्डेनम यूज होता है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा ज़्यादा इस टॉपिक में, अगर हम क्या बात कर सकते हैं अगर देखा जाए, तो इसके लिए मैं आपसे ये बात करूँगा, इसमें एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर भी पूछा जाता है। एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर कितना रहता है आपका सिंपल क्यूबिक के लिए? सिंपल क्यूबिक, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक, उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक, उसके बाद डायमंड क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक दैट इज डीसी, ओके। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी पूछा जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आपका एफसीसी के बराबर ही एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर रहता है। एफसीसी का कितना रहता है? तो सिंपल क्यूबिक का बात करूं मैं, तो सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक का मैं अगर बात कर रहा हूं, तो सिंपल क्यूबिक के लिए आपका 52% एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर रहता है, ओके। बीसीसी के लिए अगर मैं बात करूं, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए कितना रहता है? तो 68% रहता है। एफसीसी के लिए अगर मैं बात करूं, एफसीसी के लिए आपका कितना रहता है? 74% रहता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, एससीपी के लिए भी 74% ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना एफसीसी का रहता है, अभी मैं पूछूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना एफसीसी का रहता है उतना ही एससीपी का भी रहेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। सिंपल क्यूबिक, उसके बाद आता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक, उसके बाद आता है आपका फेस सेंटर क्यूबिक। तो ये चीज़ें ध्यान में कैसे रखोगे? जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, सिंपल से बॉडी सेंटर से एफसी, एफसी से एचसीपी, वैसे एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर आपका इंक्रीज होता है। सिंपल क्यूबिक के लिए 52 रहेगा, 52 से आगे अगर जाऊँ तो 68 रहेगा, 74 रहेगा, उसके बाद 74 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉडी सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 8 रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर के लिए। एफसीसी के लिए 12 रहता है, और जितना ही एफसीसी के लिए रहता है उतना ही एफसीसी एचसीपी के लिए रहता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए बॉडी ये रहता है कोऑर्डिनेट नंबर का बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा कोऑर्डिनेट नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना रहता है। सिंपल क्यूबिक के लिए तो 6 रहता है, तो 6, 8, 12। और डायमंड का अगर सेपरेटली पूछा जाता है तो डायमंड के लिए आपको भूलना नहीं है, डायमंड के लिए कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो 4 रहता है, 4 फॉर डायमंड के लिए कोऑर्डिनेट नंबर आपका 4 रहता है। सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, और भी सारी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस कर सकते। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या, देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो आज का टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सबसे लास्ट में रखा था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ना हम देखेंगे कि क्या है। इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, सो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। अनसर्टेनिटी मतलब क्या रहता है? देन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, सो पोजीशन इनटू मोमेंटम यानी कि P इज लेस दैन h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके। ये चीज़ रहता है, ओके। अगर मैं बात करूँ अनसर्टेनिटी इन अ पोजिशन दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इलेक्ट्रॉन इज 0, यहाँ पे 0 दिया है, ओके। तो देखो क्या बोला है, द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम कितना होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होना चाहिए? सो इसका आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए। ये चीज़ें आपको क्या देगी? सॉरी, ये गलत एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, जस्ट वेट, ये एक्सप्रेशन गलत हुआ है मेरे से।
ओके, सो एक्सप्रेशन आपको क्या आएगा, डेल्टा एक्स, वेट अ मोमेंट, एक्सप्रेशन आपका ऐसा आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, अभी डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन व्हाट मोमेंटम इज ग्रेटर दैन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अभी अगर मैं डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ तो एच डिवाइडेड बाई 0 कितना होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, 1/0 इज इन्फिनिटी। सो ये आंसर आपका बनेगा इनफाइनाइट। सो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विल बी इनफाइनाइट। ओके, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल आप पढ़ना होगा यहाँ से। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल यही बात करता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन, always greater than h divided by 2 pi. So h divided by 2 pi divided by delta x. So uncertainty in the position 0 बोला है, तो h divided by 2 pi divided by 0, तो आपको वहाँ पे मिलेगा uncertainty in the momentum will be infinite. So this is all about today's 8 or 9 good quality questions. Hope you will like it, और आप ऐसे ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहो, और हम आगे भी इसके पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको कुछ डाउट है, किसी हॉट टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल टेक दैट टॉपिक्स ऑल्सो, आई विल इंक्लूड दैट टॉपिक्स क्वेश्चन इन नेक्स्ट अपकमिंग माई वीडियोज़। सो थैंक यू वेरी मच once again.